बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार में 3.0 का पहला बजट पेश किया है और इसमें सीतारमण ने कई अहम उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने और घटाने का ऐलान भी किया है। वहीं आपको बताते चले कि इस बीच जिस तरीके से आज बजट को पेश किया गया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट पर कहा कि देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं देशवासियों को बधाई देता हूं। यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। यह देश के गांव, गरीब, किसानों को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, एमएसएमईज को, यानी कि लघु उद्योगों का, उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। या और जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही है बजट के माध्यम, वो पक्की नौकरी नहीं है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि बजट के माध्यम से जब जनता ने आपको तीसरी बार चुन करके भेजा है, तो पक्की नौकरी के लिए क्या इंतजाम है। और कहने को कह रहे हैं कि हम जो एडिबल ऑयल है, चाहे वो मस्टर्ड, सेस्मिक या और जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही है बजट के माध्यम, वो पक्की नौकरी नहीं है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि बजट के तो आज जितना लोग बोल रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे। लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, दिल्ली, कहाँ नहीं कितना हुआ है, सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, सब हम नहीं कराए। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए कि तुम भी कोशिश किए थे। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे और इन लोगों को भी हमने कहा। तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने एक कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, उनकी बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे पूरा हाल था बजट। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो कितना काम करते हुए, अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए चीजों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था तो सर आज जो घोषणा हुआ उससे आप खुश है ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था
कीजिए या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। तो आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। ये तो हो ही रहा है, इसलिए बिना मतलब करो। तो सर एक चीज बताइए, विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे थे, राज्य का दर्जा का मांग अब खत्म होगा या आगे कंटिन्यू करेगा? हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत उनका था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसमें, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए, मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिया। आप खुश हैं? या और जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही है बजट के माध्यम, वो पक्की नौकरी नहीं है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि बजट के माध्यम से जब जनता ने आपको तीसरी बार चुन करके भेजा है तो पक्की नौकरी के लिए क्या इंतजाम है। और कहने को कह रहे हैं कि हम जो एडिबल ऑयल है, चाहे वो मस्टर्ड, सेस्मिक या और जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही है बजट के माध्यम, वो पक्की नौकरी नहीं है। बजट में मातृशक्ति आगे बढ़ने की अमिट छाप है तो कृषि विकास एवं किसानों की खुशहाली का आधार भी है। इसमें नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए खुला आसमान है तो गरीबों के चेहरे पर लाने वाली मुस्कान भी है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा से ओतप्रोत और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रति समर्पित बजट है। मैं विकसित भारत की संकल्पना को चरितार्थ करते हुए इस बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम को मैं अपनी ओर से एवं पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा टेस्टेड सिस्टम बना है जिसमें लाभार्थियों को उनका हक बिना किसी बिचौलियों के और बिना किसी लीकेज के सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंच रहा है। पिछले 10 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आ चुके हैं। वो जिसे हम कहते हैं कि बीपीएल से बाहर आ चुके हैं। और उसी तरीके से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से भारत में एक्सपोर्ट में लगातार रिकॉर्ड कायम करने का के आगे हम अग्रसर हैं। पिछले 10 वर्षों में हमारी इकोनॉमी फॉर्मल इकोनॉमी की ओर अग्रसर हुई है। डिजिटल इंडिया से देश की इकोनॉमी ने न केवल मजबूती पाई है बल्कि अब वैश्विक छाप भी हम छोड़ रहे हैं। इस बार बजट का लगभग 9 प्रमुख बिंदुओं के साथ यह बजट आया है। बजट directionless, anti-people, no vision, only the political mission is there. I don't see any light. It is a dark, dark and dark. So, दीदी सिक्किम के लिए टाइम में बड़ा बड़ा बात करते हैं, वादा करते हैं, और वोट आ जाने के बाद हो जाने का बाद दार्जिलिंग को भूल जाता है, कालिम्पोंग को भूल जाता है, मिरिक को भूल जाता है, मिरिक को कार्शियांग को भूल जाता है। ये उसको नहीं चाहिए। ये तो दार्जिलिंग का पहाड़ी भाई बहनों को इसको याद रखना चाहिए। सिक्किम को मिलने दो, हमारा कोई इतराज नहीं है, लेकिन सिक्किम को मिलना और बंगाल को डिप्राइव करना दार्जिलिंग को, दिस आई कैनॉट सपोर्ट। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে আমাদের টাকা এখান থেকে জিএসটি তুলে নিয়ে গেছে, এখন এক্সট্রা ট্যাক্স আমাদের টাকা আমাদের দেয়নি, তাহলে জিএসটি করার কি প্রয়োজন ছিল? আগে আমরা ট্যাক্স করতে পারতাম, এখন তো কোনো ট্যাক্স আমরা করতে পারি না। আর শুধু শেষ লাগায়, শেষ মানে সবটাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দেবে, স্টেট গভর্নমেন্ট পাবে না, এটা হচ্ছে কায়দা। আর ফয়দা হচ্ছে শুধু ওরাই করবে। কাজেই এই বাজেট টোটাল অ্যান্টি পিপল এন্ড অ্যান্টি পুয়ার। এই বাজেট হচ্ছে গরিবের বাজেট নয়, জনগণের বাজেট নয়, জনসাধারণের বাজেট নয়।
শুধুমাত্র একটা পার্টি নিজেকে খুশি করার জন্য শুধু তাদের স্বার্থে বাজেট করেছে। इट्स ए पॉलिटिकल। देखो ये बजट पहला तो बहुत निराशजनक बजट है। दूसरा, ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। तीसरा, जो किसानों के लिए हम अपेक्षा कर रहे थे एमएसपी गारंटी का, और कानूनन उसको कुछ एमएसपी को मजबूती मिलेगी और फर्टिलाइजर और दूसरे पेस्टिसाइड इसके लिए कुछ सब्सिडी भी मिलेगा। ये सारी चीजें हमने एक्सपेक्ट किया था, वो भी इसमें नहीं है। और इतने हादसे रेलवे में हो रहे हैं, वो रेलवे का तो ऐसा हो गया है, ना इधर का ना उधर का। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जब भी गया, रेल डिपार्टमेंट, तब से या तो उसको ठीक ढंग से पैसे मिल रहे या भर्तियां नहीं हो रही, उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। उन्होंने कर सकते थे कि हम इतने नौकरियां खाली है, उसको ठीक करके सिग्नल वाला होंदो, अटेंड करने वाले होंदो, और जितने भी पुलिस सिक्योरिटी होना वो होंदो, ये जो आवश्यक चीजें रेलवे में करनी थी वो भी उन्होंने नहीं किया। और पटरी सुधारना, रेल पटरी सुधारना और बाकी के जो पैसेंजर की सेफ्टी के लिए कुछ करना था, वो भी इन्होंने ज्यादा। प्रधानमंत्री का दायित्व संभाले हैं और उनके तीसरे कार्यकाल का आज पहला बजट देश के संसद में प्रस्तुत हुआ है। हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है और ये बजट वास्तव में बहुत ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में क्योंकि हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है और कृषि और रोजगार के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए विशेष बात है कि कृषि और रोजगार के क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है और इससे निश्चित रूप से कृषि और रोजगार के क्षेत्र में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार बिहार के औरंगाबाद जिला प्रशासन ने बीच शहर में अतिक्रमित कर चलाए जा रहे सब्जी मंडी की 65 एकड़ जमीन को कब्जे से मुक्त करा लिया है। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जिला प्रशासन को 4 बुलडोजरों का सहारा लेना पड़ा और तब जाकर अतिक्रमण से मुक्त कराने की यह प्रशासनिक कार्रवाई पूरी हो सकी। आपको बताते चले कि कोर्ट के आदेश पर की गई इस कार्रवाई को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल की जहां तैनाती की गई थी, तो वहीं जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन के कई वरीय पदाधिकारियों के अलावा कोर्ट के अधिकारी भी मौजूद रहे। हालांकि बुलडोजर के जो पूरा सब्जी मंडी है वहां पर पहुंचते ही दुकानदार आक्रोशित हो गए थे और हटाने से इनकार कर दिया गया, मगर कोर्ट के आदेश के आगे जिला प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी और कब्जा कर बनाए गए आड़त की कई दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। एक तरफ सरकार का नारा है कि गरीबों को बचाना है, रोजगार देना है। यहाँ गरीबों का रोजगार गुजारा जा रहा है, बिना कहीं व्यवस्था बनाए हुए। यहाँ करीब 10 से 15 हजार आदमी बेघर हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, भूखे मरने का नौबत आएगा। शहर का आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। इस मंडी से शहर का आर्थिक स्थिति बनी हुई है, लाखों का यहाँ से ट्रांजैक्शन होता है शहर में, पूरा शहर इस मंडी से चलती है। सब बेरोजगार हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? कहीं व्यवस्था बनाने के बाद ही उजाड़ना चाहिए किसी को। एक तरफ सरकार का नारा है कि गरीबों
बिहार के मोतिहारी में किराना की दुकान पर सामान खरीदने गए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या से नाराज परिजनों ने दुकानदार की दुकान में आग लगा दी। घटना आपको बताते चले कि बंजरिया थाना क्षेत्र के चिलाहादार चाल की बताई जा रही है, और जहां पर मृतक नरेश साह ने गांव के ही राजेंद्र साह के दुकान पर सामान को खरीदने के लिए गया था, और जहां किसी बात को लेकर नरेश और दुकानदार के बीच कहासुनी हो गई। वहीं आपको बताते चले कि बात काफी आगे बढ़ गई और जिसके बाद दोनों के बीच मारपीट होने लगी। दुकानदार और उसके परिवार के लोगों ने नरेश की पिटाई कर दी, तो वहीं इस बीच गोली चली और नरेश साहनी जमीन पर जा गिरा। वहीं आपको बताते चले कि गोली लगने से नरेश साहनी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने आक्रोश में आकर दुकानदार की दुकान में आग लगा दी गई। वहीं आपको बताते चले कि पड़ोसी विशिष्ट नारायण दुबे के घर में तोड़फोड़ भी की गई और फिर दुबे के घर में ग्रामीणों ने आग लगा दी। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में भारत से नेपाल जा रही तेल और टैंकर के बीच में जो है वो भीषण टक्कर हो गई, जिसमें कि आपको बताते चले कि तेल टैंकर और ट्रक के बीच भीषण टक्कर जो है वो इतनी भीषण थी कि जो तेल टैंकर है वो लीक हो गया और जिसके बाद सड़क पर तेल गिरने लगा। वहीं टैंकर और ट्रक के ड्राइवर बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। जोरदार टक्कर होने से टैंकर से तेल का रिसाव होना शुरू हो गया। टैंकर से तेल का रिसाव होने के बीच बाईपास सड़क पर पूरे तरीके से तेल पसर गया और जिसकी वजह से आवागमन में बेहद ही परेशानियों का सामना जो है वो रहवासियों को करना पड़ा। आपको बताते चले कि रक्सौल के थाना बाईपास रोड पे नेपाल जा रही तेल टैंकर विपरीत दिशा से आ रही थी और ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी और जिसके कारण यह सड़क हादसा हो गया, जिसमें कि आपको बताते चले कि बैरिकेडिंग तोड़कर जो टैंकर है वो दूसरी ओर चला गया और दूसरा जो टैंकर जो तेल से जोरदार जो है टक्कर के बाद उसमें से रिसाव होने लगा। तो आपको बताने चले कि अगली खबर नालंदा से है। बिहार के नालंदा में गिरियक थाना क्षेत्र के बेलदरिया गांव के पास बताशा लोड टेम्पो पलट गया। हादसे में ड्राइवर बाल बाल बच गया। वहीं आपको बताते चले कि चालक रोहित कुमार ने जानकारी दी कि बिहार शरीफ से टेम्पो से भरा बताशा लेकर नवादा कोआ को लेकर जा रहा था और तभी बेलदरिया गांव के पास पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो पलट गया और इससे बताशे रोड के किनारे बिखर कर बर्बाद हो गए। सूचना पर गिरिया का थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आ रहा था बिहार से। आप कहाँ जाएगा? कौआ कॉल। क्या नाम हुआ तुम्हारा? रोहित। और ट्रक वाला पीछे से मार दिया ना? मालिक भी आया कि नहीं? मालिक आ रहा है। कुछ हुआ ज्यादा नुकसान नहीं है ना? अब खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से है, जहां पर उस समय सनसनी फैल गई जब प्रभात इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में एक छात्र का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। कॉलेज प्रबंधन और सहयोगी छात्र उसको अस्पताल लेकर पहुंचे और जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। वहीं आपको बताते चले कि स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के 12 गांव के पास स्थित प्रभात इंजीनियरिंग कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां पर बीटेक सेकेंड ईयर के हमीरपुर का रहने वाले छात्र पुष्पेंद्र का शव कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में लटका मिला। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से हॉस्टल के कमरे से साक्ष्य एकत्रित किए और जिसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं आपको बताते चले कि मृतक छात्र के परिजनों की माने तो छात्र पुष्पेंद्र जब घर से निकला था तो खुश था और किसी प्रकार के तनाव में नहीं था। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन के द्वारा उसके घर से तनाव में आने की बात को सिर से नकार दिया है। तो वहीं कॉलेज प्रबंधन की माने तो मृतक छात्र के सहयोगी छात्रों से पूछताछ में उसके घर से तनाव में आने की बात सामने आई है। सारे बच्चों को इन्फॉर्म किया जाता है, जो हॉस्टल के बच्चे हैं और जो बाहर बच्चे रहते हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि बेटा आज की डेट में आपका प्रैक्टिकल है, उसको आपको देने आना है। तो ये लड़का हमारा उड़ी का रहने वाला है, हमारे हॉस्टल में नहीं रहता था, बाहर डे स्कॉलर है, मतलब बाहर रूम लेके रहता था। तो इसको भी इन्फॉर्म किया गया।
सारे बच्चे आए, ये भी बच्चा हमारे यहाँ पे, मैंने जो सीसीटीवी का फुटेज निकाल के चेक किया, 10:28 पे सुबह हमारे गेट से इसने एंट्री ली, और एंट्री लेने के बाद जब उसने एंट्री ली तो उसके काफी दोस्त भी इसको रास्ते में मिले, जैसा कि उनके मित्रों ने बताया, तो वो काफी फ्रस्ट्रेट लग रहा था। मतलब जो भी दोस्तों ने उसके साथ हंसी मजाक करने की कोशिश करी, तो उससे सबने को उसने ये कह के हटा दिया कि हम किसी से बात करना नहीं चाहते हैं, आज हम बहुत परेशान हैं। इतना कहने के बाद वो सीधा हमारे हॉस्टल की तरफ गया। हॉस्टल में उसके मित्र रहते हैं। अब चूंकि एग्जाम के टाइम पे ना कि हम लोग किसी को रोकते नहीं है कि भाई किसी को फाइल बनानी है, कुछ भी बनानी है, तो वो अपने मित्र के रूम में चला गया। तो जब मित्र के रूम में गया तो मित्र ने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ भाई, तो उसने कहा यार कुछ नहीं, थोड़ा हमें 2 मिनट आराम करना, उसके बाद हमें कॉलेज में जाके अपना प्रैक्टिकल देना है। तो उसने कहा ठीक है तुम रूम में बैठो, मैं अभी फ्रेश अप होके बाथरूम से अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। तो जब उसका मित्र 10 मिनट बाद रूम में फ्रेश होके आया, उसने जब गेट नॉक किया तो गेट से कोई रिप्लाई नहीं आया अंदर से। सारे बच्चे, मेरा भतीजा पढ़ने के लिए आया था, आज सुबह कह रहा था मेरा पेपर है, और सुबह 7 बजे घर से निकला है, और यहाँ पे पता चला कि हमको भी 12 बजे के लगभग उसने फांसी लगा लिया, आत्महत्या कर ली। किस विद्यालय में पढ़ता था? प्रभात इंजीनियर कॉलेज अकबरपुर। विद्यालय प्रबंधन के द्वारा कहना है जी कि बच्चा घरेलू कलह के चलते इसी घटना का अंजाम दिया है। ये अभी हम कुछ नहीं स्पष्ट कर सकते, क्योंकि घर से कोई झगड़ा करके नहीं निकला है, और अगर घर के झगड़ा करके निकला होता तो हमें कोई मतलब वो होती। ये प्रबंधन का कहना है, ये प्रबंधक का कहना है, तो ये गलत अभी मतलब दोषा, क्योंकि ये तो पुलिस ने जो मतलब जांच की है, और जब जांच होने के बाद ही उसको पोस्टमार्टम के बाद में रिपोर्ट में पता चलेगा कि क्या घटना क्या उसके साथ हुआ है, कैसे कैसे उसने आत्महत्या की, कैसे क्या किया। घर से निकला था क्या तनाव में? अब खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने घर में घुसकर ग्राम प्रधान से जमकर मारपीट की। वहीं आपको बताते चले कि अपने ससुर को बचाने दौड़ी 6 माह की गर्भवती बहू को भी दबंगों ने जमकर पीटा, और जिससे गर्भवती महिला गंभीर हालत में है। आपको बताते चले कि स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया है। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के सियोटी गांव का बताया जा रहा है। पेशेंट आया तो उसको वहाँ के डॉक्टर और वहाँ के पुलिस साथ लेके आए, तो साथ में आए ऑफिसर भी थे। जब आया तो सब्जेक्ट की फांसी लगाई है, खुले में निशान भी उसके हमारे साथ हुआ कि हैंड पाइप का इंजन मारता था, पाइप मांगने आए थे, तो हमने बोला कि हमारे पास इस समय पाइप नहीं है, स्टार्ट में जब आएगा तो हम आपको पाइप दिला देंगे। उसी के बाद को लेकर के जब लोग घर गए और वहाँ से गाली गलौज किया और मारने पीटने की धमकी दी, और सब लोग कमेटी बना करके 10-12 लोग आए और हमारे साथ मारपीट किया, और हम अपने कमरे में बैठे थे, रजिस्टर काम काज देख रहे थे, पुरानी का रजिस्टर फाड़ डाला। उसके बाद जब बाहर निकले तो हमारी बहू वो हमको बचाने के लिए आई, तो मेरी बहू को धक्का दिया और गिर गई। उसके पेट में बच्चा है, बच्चे में पेट में दर्द। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा बावे सैयद गेट को बंद करने के बाद प्रदर्शन किया गया। छात्रों का कहना है कि लंबे समय से छात्रों को भ्रमित किया जा रहा है। छात्रों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर एएमयू प्रशासन के सामने कई बार रखा गया है, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसके बाद छात्रों के द्वारा बावे सैयद गेट को बंद करते हुए प्रदर्शन किया गया। छात्रों का यही कहना है कि एमए, बीए, एमबीए, बीएसएससी सहित अन्य आधा दर्जन के क्लास में पढ़ने वाले छात्र 1 या 2 नंबर से फेल हो गए हैं। अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन चाहे तो उनको ग्रेडिंग मार्क देकर अगली कक्षा में जाने का मौका दे सकता है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा यह काम नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते 150 से ज़्यादा छात्रों का भविष्य अंधकार में है, और जिसको लेकर छात्रों के द्वारा एएमयू प्रशासन पर गंभीर तरीके के आरोप भी लगाए गए हैं। छात्रों का यह भी कहना है कि एएमयू प्रशासन के द्वारा उनके साथ धक्का मुक्की की गई। छात्रों को लगता है कि उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज कराए जा सकते हैं। आज का जो मामला है वो बड़ा ही शर्मनाक मामला है पूरे उन 150 बच्चों के लिए जो इस मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे हैं।
अपना चुपचाप यहाँ धरना प्रदर्शन करते हुए प्रॉक्टर टीम द्वारा उन्हें घसीटा जा रहा है। अभी पीछे आप देख सकते हैं स्टूडेंट से बदतमीजी करी गई है, अभद्र भाषा यूज करी गई है, ठीक है, जबरदस्ती उनको गेट खुलवाया जा रहा है जबरदस्ती। वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सिर्फ किस खातिर कि उनका करियर बच जाए, मुस्तकबिल बच जाए। आप किसी कुर्सी पे बैठे हैं और कुर्सी पे बैठ के जिस इंस्टीट्यूशन की कुर्सी पे बैठे हैं उसके तलबा का अगर आप हक और इंसाफ न कर पाए तो आपको अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। क्या डिमांडों को लेकर बैठे? डिमांड है कि जो 150 बच्चे हैं उनकी ग्रेजुएटिंग हो जाए, जो काउंसलिंग चल रही है उसको एक्सटेंड करा जाए और उनको उनका करियर बचाने का मौका दिया जाए। देखिए तकरीबन 100 से 150 स्टूडेंट्स की यहाँ पे ऐसी तादाद है जिन्हों का ग्रेजुएटिंग का मसला है और पिछली साल भी उनको अलाउ किया गया था एडमिशन के लिए। अब उनके मास्टर्स में और उनके ईयर बैक है तो उनको ईयर बैक क्लियर नहीं किया जा रहा है और लिहाजा इसी वजह से उनके पूरे साल के मुस्तकबिल के साथ खेल हो रहा है। और अगर आप किसी चेयर पे बैठे हैं तो आपको अदल और इंसाफ की बात करनी होगी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक एक तलबा उतना ही मायने रखता है जितना कि हमारी इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की सीट मायने रखती है। तकरीबन 150 की तलबाओं की तादाद है, मैंने आपको जैसे कि भी बताया। अब ये बताइए कि बार बार जो है चक्कर लगा रहा है हर एक तलबा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।